नमस्कार दोस्तों। नागराज और क्राइम किंग के दूसरे पार्ट में आपका स्वागत है। पहले पार्ट में आप सबने पढ़ा था कि नागराज जो है अपने नाग सैनिकों की सहायता से महानगर के सभी क्राइम लॉर्ड्स को या गुंडों को खत्म कर रहा था। इसी कड़ी में उसका सामना होता है सुप्रीम कमांडो हुड से, और हुड एक रोबोटिक कार के द्वारा उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन नागराज ने कार के पेट्रोल से उसको जला करके खाई में गिरा दिया। और अब उसके आगे की कहानी शुरू करते हैं। और सुप्रीम हेड अपनी सारी कोशिशों के बावजूद नाकाम हो गया। नहीं, यह नहीं हो सकता। सुप्रीम हेड के शिकंजे से कोई नहीं बच सकता, नागराज भी नहीं। नागराज की ताकत को हमने कम आंका था तुम्हारा, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। नागराज मरेगा और जरूर मरेगा, क्योंकि इस बार उसको हम मारेंगे। आप उसको मारने खुद जाएंगे सुप्रीम बॉस? शेर का शिकार खुद चलकर उसकी माद में आएगा। तुम सिर्फ उसके बारे में जानकारी इकट्ठी करो, जितनी जानकारी मिल सके उतनी। नागराज मरेगा और जरूर मरेगा। कोई नागराज की मौत को तलाश कर रहा था और कोई नागराज की जिंदगी को तलाश कर रहा था। उफ, पिछले कई दिनों से नागराज की कुंडली की गणना करता आ रहा हूँ, परंतु हर बार कोई न कोई चूक हो जा रही है। लेकिन आज मैं इस सत्य की गणना करके ही उठूंगा कि नागराज के जीवन के वे अज्ञात 40 वर्ष किस गुप्त स्थान पर व्यतीत हुए। मेरी गणना पूर्ण तो नहीं हुई है, परंतु जहां तक मैं समझ पाया हूँ, उन 40 वर्षों के दौरान नागराज 63 डिग्री अक्षांश और 9 डिग्री देशांतर पर था। परंतु यह कैसे हो सकता है? जहां तक मैं समझ जानता हूँ, उस स्थान पर तो भारतीय महासागर है। पानी के अलावा वहां पर कुछ नहीं। वैसे भी वह स्थान तक्षक नगर से काफी दूरी पर है। नागराज वहां तक कैसे जा सकता था? जरूर मेरी गणना में कहीं गलती हो रही है। मुझे शुरू से एक बार फिर गहन गणना करनी होगी। वेदाचार्य यह नहीं जानते थे कि उनकी गणना में कहीं कोई गलती नहीं थी, क्योंकि उस स्थान पर स्थित था दुनिया की निगाहों से छिपा हुआ नागद्वीप। संभल कर आगे बढ़ना भुजंगदूत। द्वीप के इस भाग के बारे में कोई नहीं जानता। कोई कभी भी इधर नहीं आया। इसलिए तो कारागृह से भागे उस बंदी क्रूर सर्पी ने छिपने के लिए इस भाग को ही चुना है। लेकिन वह छिपेगा कहाँ? आज नहीं तो कल वह पकड़ा। ओह, वह रहा क्रूर सर्पी। आहा, परंतु ये अचेत है या सो रहा है? ओह, ये तो मृत है। मृत? परंतु कैसे? देखने से तो लगता है कि ये विष से भरा है। इस झाड़ के विषैले फल खाकर इसका शरीर भी नीला पड़ गया है। विष से मृत्यु? वह भी नागद्वीप के एक नागमानव की? परंतु कैसे? आश्चर्यजनक समाचार राजकुमारी विसर्पी तक भी पहुंच गया। एक नागमानव की विष से मृत्यु? परंतु नागमानवों को तो सिर्फ महात्मा कालदूत का विष ही मार सकता है। मैं महात्मा कालदूत के पास यह जहरीला फल लेकर जाऊंगी और उनसे इस मामले पर प्रकाश डालने की प्रार्थना करूंगी। आप भी मेरे साथ चलेंगे महामंत्री जी? जो आज्ञा राजकुमारी जी। महात्मा कालदूत वह फल देखते ही चौंक गए। इस फल में तो देव कालजयी का विष है। इस फल को मेरा सत सत प्रणाम। परंतु यह विष भरा फल नागद्वीप में कैसे आया? जहां तक मैं जानता हूँ, कालजयी देव ने तो इस द्वीप पर कभी दर्शन नहीं दिए। देव कालजयी? बीच में बोलने के लिए क्षमा चाहता हूँ महात्मा, लेकिन मुझे एक बहुत पुरानी बात याद आ रही है। कैसी बात महामंत्री? करीब 60-65 साल पुरानी बात महात्मा कालदूत। देव कालजयी स्वयं तो यहाँ नहीं आए थे, परंतु उन्होंने स्वप्न में कुमारी विसर्पी के पिता महाराज श्री मणिराज को दर्शन दिए थे, और उनके आदेश से महाराज बाहरी दुनिया में जाकर एक शिशु को यहाँ नागद्वीप में लाए थे। उस शिशु को उसी स्थान पर रखा गया था जहाँ पर उस कैदी क्रूर सर्पी का विष से मृत शरीर मिला था। महाराज ने उस स्थान को निषिद्ध घोषित कर दिया था। महाराज की व्यक्तिगत सेविकाओं और राजवैद्य के अलावा वहां पर कोई नहीं जा सकता था। बाहरी दुनिया का शिशु यहाँ नागद्वीप में आया था। मुझे इसकी सूचना क्यों नहीं दी गई? आप उस समय समाधि में लीन थे महाराज। आपका ध्यान भंग करने का साहस किसी में नहीं था। उसके बाद वह शिशु कहाँ गया? इस बारे में मुझे कुछ पता नहीं महात्मा। कौन था वह अद्भुत शिशु? कहाँ पर होगा इस वक्त वह शिशु? और जिंदा होगा भी या नहीं? वह शिशु जिंदा भी था, सकुशल भी था, और इस वक्त महानगर में था। आपने मुझे याद किया मैडम भारती? हाँ राज, इनसे मिलो। ये है मेरे भूतपूर्व बॉस मिस्टर पहलेजा, हमारे होने वाले पार्टनर। और मिस्टर पहलेजा, ये है मिस्टर राज, मेरे पर्सनल असिस्टेंट और हमारी भारतीय कम्युनिकेशन के PRO यानी पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। हेलो मिस्टर पहलेजा। हाँ, तो अब काम की बात शुरू की जाए। तो मिस्टर पहलेजा, आपका क्या ऑफर है? यह तो तुम जानती ही हो भारती की हमारी कंपनी की अपनी सैटेलाइट है, इसलिए पार्टनरशिप की कीमत कम से कम 40 करोड़ तो होनी ही चाहिए। तुम्हारा क्या कहना है राज? 40 करोड़ मुझे तो जरा ज्यादा लगते हैं। वैसे भी मिस्टर पहलेजा की कंपनी अभी काफी घाटे में जा रही है। मेरे ख्याल से 35 करोड़ ज्यादा ठीक रहेंगे, और कंपनी में 51% हिस्सा।
ताकि कंपनी का मैनेजमेंट हमारे पास रहे। शट अप! मालिकों के बीच में नौकरों का बोलना बदतमीजी होती है मिस्टर राज। मैंने तो सिर्फ मैडम भारती को अपनी राय दी थी। अपनी राय अपने पास रखो। मैं जानता हूं कि भारती के लिए क्या अच्छा है। शांत हो जाइए मिस्टर पहलेजा। मिस्टर राज सिर्फ मेरे पीए ही नहीं, मेरे सलाहकार भी हैं। इनकी सलाह के बगैर मैं कोई काम नहीं करती। आप बताइए कि आपको हमारा ऑफर मंजूर है या नहीं। ये राज तो बड़ा सयाना निकला। भारती को तो मैं चुटकी बजाते ही पटा लेता, लेकिन इस दो कौड़ी के नौकर ने सब गड़बड़ कर दिया। खैर, इससे भी निपट लूंगा कभी न कभी। इस वक्त तो डॉन पासा के पैसे वापस करने ज्यादा जरूरी हैं, वरना अपना राम नाम सत्य हो जाएगा। फिलहाल ऑफर मानने के सिवाय कोई चारा नहीं है। ठीक है भारती और मैडम भारती, मुझे आपका ऑफर मंजूर है। गुड। आप पार्टनरशिप के पेपर तैयार करवाइए। मिस्टर राज के उन पेपरों को देख लेने के बाद मैं साइन कर दूंगी। ओके भारती, मैं पेपर लेकर कर आता हूँ। गुड नाइट मिस्टर राज। गुड नाइट मिस्टर पहलेजा। हाँ तो बॉस, मैंने एकदम परफेक्ट काम किया ना? परफेक्ट भारती। अब मुझे एक गिलास दूध पिलाओ। हैं किसका? वापस लौटते पहलेजा के दिमाग में कई सवाल घुमड़ रहे थे। ये राज आखिर है कौन? पहले तो इसे भारती के साथ कभी नहीं देखा। कुछ भी हो, आदमी काफी चालू लगता है और सयाना भी। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल यह है कि भारती के पास एकाएक इतनी बेशुमार दौलत आई कहां से। एक तरफ सवालों के जवाब ढूंढे जा रहे थे और दूसरी तरफ सवालों के जवाब मिल चुके थे। सुप्रीम हेड को तमारा का आदाब। ये रही नागराज से संबंधित सारी जानकारियों की कंप्यूटर डिस्क। इसको मैं आपके कंप्यूटर में लोड करके चला देता हूँ। शाबाश तमारा, मुझे इन जानकारियों को ठीक से पढ़ लेने दो और फिर देखो नागराज की मौत का तमाशा। अगली रात महानगर में एकदम शांति रही। ना तो सर्प सेना के सैनिक कुछ ढूंढ सके और ना ही नागराज। लेकिन अपराध तो वह जंगली झाड़ होता है जो बार बार जड़ से उखाड़ने पर भी उगाता है। और फिर अगली रात को ही एक चीख ने अपराध के उस सन्नाटे को तोड़ दिया। बचाओ बचाओ, जल्दी से माल निकाल लूं, वरना कहीं नागराज आ गया तो हम सब मारे धाड़ से उसको लात पीटने में। ये मामूली गुंडे हैं, उस चालाक अपराधी के आदमी नहीं लगते। वैसे तो ये मेरा मुकाबला करने की बजाय भागने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, वह अपराधी कभी न कभी तो मुझ पर हमला जरूर करेगा। तब तक मैं अपनी सर्प सेना से मानसिक संपर्क बनाए रखूंगा। और उसने दूसरे वाले को भी धड़ाम से मुक्का दिया। वहीं बेहोश हो गया बेचारा। धन्यवाद नागराज, मैं तुम्हारा एहसान हमेशा याद रखूंगी। आज तुमने मेरी जान बचाई है और इज्जत भी। लेकिन तुम कौन हो? ऐसे कपड़े पहनकर रात के इस सन्नाटे में क्यों घूम रही हो? ये मेरा शौक नहीं, मजबूरी है नागराज। मैं ओथेलो क्लब में एक कैबरे डांसर हूँ। परिस्थितियों से मजबूर होकर यह पेशा मुझे अपनाना पड़ा। आज लेट सोकर के घर जा रही थी तो रास्ते में मेरी कार खराब हो गई। इस शॉर्टकट से पैदल जा रही थी तो गुंडों ने घेर लिया। ओह, चलो मैं तुमको तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ मिस सीना। मेरा नाम सीना है। किस मजबूरी की वजह से तुमको यह पेशा अपनाना पड़ा सीना? मैं एक अच्छे घर की बेटी हूँ नागराज। एक केस में गवाही देने के कारण एक कमीने ने मेरे माता पिता को बेदर्दी से कत्ल कर दिया और उस वजह से आज मैं कैबरे डांसर बन गई और वह कमीना महानगर का सबसे बड़ा बॉस बन गया। महानगर का सबसे बड़ा बॉस? यानी तुम उस अपराधी को जानती हो? कौन है वह? मेरे घर में उसकी एक पुरानी फोटो रखी है, अखबार में छपी थी। मेरे साथ घर चलो, मैं तुमको उसकी शक्ल दिखाती हूँ। और शीघ्र ही दोनों घर आ गए। आओ नागराज आओ, मैं लाइट जलाती हूँ। उसने लाइट का स्विच दबाया और नागराज के पैरों के नीचे से जमीन सरक गई। नागराज धड़ाम से नीचे आकर गिर पड़ा। कैसे हो नागराज? कहीं चोट वोट तो नहीं लगी? ये क्या कर रही हो सीना? मैंने गुंडों से तुम्हारी जान बचाई थी। तुमने मेरी जान किसी से नहीं बचाई नागराज, वे गुंडे मेरे ही आदमी थे। और रही फोटो दिखाने की बात, तो वह तुम सुप्रीम बॉस को खुद ही देख लोगे, अगर वहां पर पहुंचने तक जिंदा रहे तो। गुड बाय नागराज। गुड बाय नहीं सीना, मुझे इन दीवारों पर चढ़कर ऊपर पहुंचने में ज्यादा समय नहीं। ओह, मेरे हाथ लगाते ही दीवार से नुकीली कीलें बाहर निकल रही हैं। यानी दीवार के ऊपर चढ़कर जाने में खतरा है। न जाने कब कहां से कीले निकल आए। ओह, फर्श बीच से फट रहा है और नीचे दहकता हुआ लावा है। फर्श काफी तेजी से दीवार में समाता जा रहा है। ऐसे तो मैं जल्दी ही इस दहकते लावे में गिर जाऊंगा। न तो मैं खड़ा रह के बच सकता हूँ और न ही दीवार पर चढ़कर। सिर्फ एक ही रास्ता है, अगर वह काम आ जाए तो मेरा काम बन जाएगा। नागराज ने सर्प सेना छोड़ी, वो दीवार से टकराई और एक कील बाहर आई। मेरा ख्याल सही निकला। सांप के सामने वाली दीवार से लड़ते ही वहां पर भी एक नुकीली कील निकल आई और अब वह नुकीली कील ही मुझे बचाएगी।
मेरी कलाई से निकलकर नागरस्सी उस कील में फंस जाएगी और मैं इस नागरस्सी पर झूलकर दहकते हुए लावे को पार करता हुआ दीवार को तोड़कर दीवार की दूसरी तरफ निकल जाऊंगा धम्म से। मेरा ख्याल सही निकला। इस दीवार को खोखला होना ही था, क्योंकि मेरे दुश्मन ने इसके अंदर कीलें फिट की हुई थी। अगर ये दीवार पोली न होती तो मैं इसको तोड़ न पाता। अब मुझे बाहर निकलना है और उसके लिए मुझे रास्ता ढूंढना। तभी नागराज की आवाज को एक दूसरी आवाज ने खामोश कर दिया। शाबाश नागराज, तूने पहली बाधा पार करके मेरा दिल खुश कर दिया। अगर तू इतनी आसानी से मर जाता तो मुझे सचमुच बहुत दुख होता। अरे, ये तो वही आवाज है जो कार से बने रोबोट से आ रही थी। हाँ नागराज, मैं वही हूँ और तेरी मौत का यह नाटक मैंने ही लिखा है और ये नाटक तेरी शक्तियां जानने के बाद ही लिखा गया है। तू गोलियों से मर नहीं सकता, चाकू भालों तलवारों का तुझ पर असर नहीं होता। किसी भी जीवित प्राणी को तू अपनी विष फुंकार से बेहोश कर सकता है, विष दंश से मार सकता है, लेकिन अगर तेरे शरीर का कोई अंग पूरी तरह से कट जाए तो वह फिर जुड़ नहीं सकता। और अब तेरा एक अंग नहीं बल्कि सारे अंग कटेंगे, वह भी एक साथ। ऊपर देख। ओह, यह तो एक धारदार चाकू का जाल है और यह मेरे ऊपर गिर रहा है। कमरा चारों तरफ से सील हो गया है, टूटी हुई दीवार भी गायब हो गई है। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है और न ही इस तेज धारदार जाल से बचने का। मैं बच नहीं सकता, पर अपनी मौत को थोड़ी देर के लिए टाल तो सकता ही हूँ। शायद उतनी देर में बचने का कोई आइडिया सोच जाए। नागराज की बलशाली भुजाओं ने टनों भारी जाल के बीच में घुसकर उसे थाम लिया और कुछ पलों के लिए जाल का गिरना थम गया। वाह नागराज वाह, सचमुच तेरे शरीर में हजारों नागों का असाधारण बल है, लेकिन तू भी इस जाल को ज्यादा देर तक नहीं थाम सकता। यह जाल गिरेगा, जरूर गिरेगा और तेरे टुकड़े टुकड़े कर देगा नागराज। मैं इस जाल को कुछ ही सेकंड और थाम सकता हूँ, लेकिन बचने का जो आइडिया मेरे दिमाग में आया है उसके लिए ये कुछ सेकंड ही बहुत है। अगले ही पल नागराज की कलाइयों से सैकड़ों सांप नीचे टपकने लगे। हा हा हा, ये सांप तुझे नहीं बचा पाएंगे नागराज। हाँ, तेरे साथ कटकर मरेंगे जरूर। साथ जिए थे साथ मरेंगे। मेरे शरीर में नागों की ही शक्ति है और नागों के निकलने के साथ साथ मेरी शक्ति भी घटती जा रही है। इस भार को मैं अब और उठा नहीं पाऊंगा। ये धारदार जाल मेरी जान लेकर ही आएगा। और अगले ही पल एक झटके के साथ वह भारी भरकम और विशालकाय जाल जमीन से आ सटा। छन। ओह, बेचारा नागराज इस लड़ाई का दूसरा राउंड ही नहीं झेल पाया। कितने दुख की बात है, मेरे द्वारा तैयार किए गए आगे के राउंड तो बेकार ही चले गए। लेकिन खुशी की बात यह है कि मुझे चुनौती देने वाला एक और मच्छर मसल दिया मैंने। इतने में सायरन की आवाज बजी। पी पी पी। ये क्या, तीसरे राउंड से सिग्नल कैसे आ रहे हैं? वहां पर कौन पहुंच गया? अभी रिमोट के तीसरे राउंड का वीडियो कैमरा ऑन करके देखता हूँ। लकवाग्रस्त सुप्रीम हेड ने न जाने कैसे रिमोट से टीवी स्क्रीन को चालू किया और तीसरे राउंड में पहुंचने वाले को देखकर सुप्रीम हेड की आंखें फैलती चली गईं। नागराज, ये धारदार मौत से बच गया कैसे? ऐसे बचा था नागराज। ओह, बाल बाल बचा। अगर जाल के नीचे गिरने के ठीक पहले मेरे नाग फर्श में छेद न कर देते तो आज नागराज के बजाय नागराज के टुकड़े ही मिलते। लेकिन ये मैं कहाँ आ गया हूँ? उस गोल कॉरिडोर से रोशनी आ रही है। यह बिल्डिंग से बाहर निकलने का रास्ता भी हो सकता है और मौत तक पहुंचने का भी। खैर, कुछ भी हो, यहाँ खड़े रहने से तो अच्छा है कि इसके अंदर घुसकर किस्मत की आजमाइश की जाए। किस्मत की आजमाइश अगले ही पल हो गई। धम से बंद हो गया गेट। अरे, ये कॉरिडोर का दरवाजा क्यों बंद हो गया? हा हा हा, दरवाजा बंद इसलिए हो गया क्योंकि ये तेरे ताबूत का ढक्कन है। अपने आप को अभी से मरा हुआ समझ ले नागराज, क्योंकि इस वक्त तू मुकाबले के तीसरे राउंड में है और यह राउंड शुरू ही होता है मौत के धमाके से। तू जिस जगह पर खड़ा है नागराज, वह एक विशालकाय रिवॉल्वर की नली है। इसके चैम्बर में पूरी 6 गोलियां भरी हैं। सामने देख, एक गोली रिवॉल्वर के चैम्बर में से झांक रही है। कुछ ही सेकंड बाद यह गोली पूरी नाल को घेरती हुई चलेगी और तेरे चिथड़े उड़ जाएंगे। लेकिन गोलियां रुकेंगी नहीं, पूरी की पूरी 6 गोलियां चलेंगी, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तीसरे राउंड से तेरा कीमा ही बाहर निकले। ओह, यह तो एक फूल प्रूफ जाल लगता है। जिंदा बाहर निकलना असंभव लगता है। नागराज को पसीने आ गए और मेरे पास जिंदगी के कुछ सेकंड बचे। अरे, यह क्या है? लोहे का एक टुकड़ा नीचे दब रहा है। शायद यह बाहर निकलने का रास्ता हो। नहीं, यह ट्रिगर का ऊपरी हिस्सा है। अगर मैंने इसको दबाकर बाहर निकलने की कोशिश की तो गोली चल जाएगी और बाहर जाने से पहले ही मेरे चिथड़े उड़ जाएंगे। इस रास्ते से बाहर निकलने के लिए मुझे पहले गोलियों को खत्म करना होगा
और उस काम में यह दबने वाला हिस्सा मेरी बहुत मदद करेगा। कुछ ही पलों में ट्रिगर दबेगा, ट्रिगर का यह ऊपर वाला हिस्सा भी दबेगा, गोली चलेगी। लेकिन इस वक्त मैं ट्रिगर के दबने से बने इस गड्ढे के अंदर सुरक्षित रहूंगा। गोली चलने के तुरंत बाद रिवॉल्वर का सिलेंडर घूमेगा ताकि अगली गोली खाने के सामने आ जाए, और उसी एक नाजुक क्षण में मैं सिलेंडर घूमने के ठीक पहले गोली चल चुके खाने में घुस जाऊंगा। गोलियां चलती रहेंगी, लेकिन मैं गोल घूमते सिलेंडर में सुरक्षित रहूंगा, और गोलियां खत्म हो जाने के बाद शुरू होगा नागराज का खेल। भाई साहब, क्या दिमाग लगाया है। धाए 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 करके गोलियां चली। गोलियों के धमाके के साथ साथ किसी के ठहाके भी गूंज रहे थे। हा हा हा। मैं जानता था कि नागराज तो नागराज, यमराज तक मेरे तीसरे राउंड के रिवॉल्वर से नहीं बच सकता। इसलिए मैंने चौथा राउंड बनाया ही नहीं था। मेरे अपराध साम्राज्य को खत्म करने चला था वह मच्छर। सुप्रीम हेड के राज्य को खत्म करना चाहता था, लेकिन नागराज को ले गया यमराज, और भाई नागराज आ गया अंदर। कौन मानेगा कि असाधारण नाग शक्तियों से युक्त नागराज का एक अपंग आदमी ने क्यों बना दिया। कोई नहीं मानेगा सुप्रीम हेड, क्योंकि तुमने नागराज को मारा ही नहीं है। नागराज, तो तू जिंदा कैसे बच गया। तुमने अपने राउंडों में सब कुछ लगाया था सुप्रीम हेड, लेकिन दिमाग नहीं लगाया था। दिमाग मैंने लगाया, और उसके सामने तुम्हारे मौत के राउंड ठहर नहीं सके। रिवॉल्वर के ट्रिगर के रास्ते मैं यहाँ तक आ गया, और फिर तुम्हारे बड़बड़ाने ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया। अब समस्या तो यह है कि मैं तुम्हारा क्या करूं। तुम अपंग हो, और अपंगों पर नागराज वार नहीं करता। सुप्रीम हेड अपंग जरूर है, लेकिन असहाय नहीं है नागराज, और यह तू अभी देख लेगा। नागराज के संभलने से पहले ही सुप्रीम हेड की सवारी तेजी से आगे लपकी और नागराज के शरीर से आ टकराई। टक्कर किसी टैंक के टक्कर जैसी थी। आह, नागराज गिरा बेचारा। कुछ पलों के लिए नागराज का सिर चकरा गया। उसको इस बात का आभास ही नहीं था कि एक लेजर गन उसकी तरफ तन चुकी थी। रिमोट कंट्रोल से गन का लीवर दबा, लेकिन नागराज तक नहीं पहुंच पाया। सौडांगी बाहर आके उसको बचा ली। आह, धन्यवाद सौडांगी, तुमने एक बार फिर मेरी जान बचाई। अब तुम वापस मेरे शरीर में प्रवेश कर जाओ। अब मैं इस हेड के चक्कर में नहीं आऊंगा, लेकिन इसको अपने चक्कर में जरूर फांसूंगा। नागराज ने धड़ाक से लात मारी, वह टूट गई लेजर गन। अब तेरा खेल भी खत्म हुआ सुप्रीम हेड, और तेरा अपराध साम्राज्य भी। उसने नाग रस्सी छोड़ दी, लेकिन सुप्रीम हेड के पास पहुंचने से पहले ही नाग राख के ढेर में बदल गए। ये क्या, इसके तो चारों तरफ कोई सुरक्षा घेरा सा बना हुआ लगता है। हाँ नागराज, मैंने अपने चारों तरफ लेजर किरणों का जाल बिछा रखा है। वैसे तो मैं चाहता था कि तू खुद मुझ पर हमला करे, ताकि मेरे पास आते ही तू जलकर भस्म हो जाए, लेकिन तेरे नागों ने तुझे बचा लिया, और अब मेरी रिमोट कंट्रोल लेजर गनें तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगी। उससे पहले मैं तुझे बेबस कर दूंगा। मेरे नाग लेजर गन के पास नहीं जा सकते, लेकिन मेरी विष फुंकार को ये जाल नहीं रोक पाएगा। तेरी सारी शक्तियां जानने के बाद ही मैंने तुझे यहाँ पर बुलाया है नागराज। मेरे पास तेरी विष फुंकार का भी इंतजाम है। क्लिक करके रिमोट का बटन दबाया, और एक सक्शन पंप चालू हो गया। नागराज की विष फुंकार उसी में खींच कर रह गई। तूने अपनी सारी शक्तियों को आजमा लिया नागराज। अब तो मरने के पहले सुप्रीम हेड की शक्तियां देख ले। ओह, लेजर गनें फिर से शुरू हो गई, पर कैसे। सुप्रीम हेड जरूर इनको रिमोट कंट्रोल से संचालित कर रहा है, लेकिन कैसे। एक अपंग आदमी जिसका पूरा शरीर हिल तक नहीं सकता, वह भला रिमोट कैसे चला सकता है। सुप्रीम हेड को हराने के लिए इस सवाल का जवाब पाना बहुत जरूरी है। और नागराज ने लेजर गन का नली नाग रस्सी से पकड़ करके घुमा दिया। यह सिर्फ बोल सकता है और कुछ। वाह, मुझे अपने सवाल का जवाब मिल गया। मैं समझ गया कि सुप्रीम हेड रिमोट कैसे चलाता है। नली सुप्रीम हेड के यंत्रों की तरफ घूम गई थी। ओह, इसको मारने के चक्कर में मैं अपने ही लेजर से अपने ही यंत्रों को नष्ट कर रहा हूँ। इसको दूसरे तरीके से मारना पड़ेगा। अगले ही पल सुप्रीम हेड के कवच से कई तलवारें चमक उठी। खट 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 करके सब बाहर आ गई, और नागराज के शरीर को निशाना बनाकर लहराने लगी। ओह, अगर ये तलवारें मुझसे छू भी गई तो मेरे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, और मेरे अंग कटने के बाद फिर जुड़ नहीं सकते। मुझे सुप्रीम हेड के रिमोट को जल्दी से जल्दी नष्ट करना होगा, और उसके लिए मुझे हेड के हेड तक पहुंचना होगा। पर इसके लेजर कवच का क्या करूं। ये लेजर कवच तो यह मेरे मरने के बाद ही बंद करेगा, इसलिए सबसे पहले मैं मरने का इंतजाम कर लूं। नागराज की आंखें पल भर के लिए सुप्रीम हेड की आंखों से टकराईं, और अगले ही पल एक तलवार नागराज के शरीर से आ टकराई। खच, उसका हाथ कट गया। तलवारें घूमती रहीं, और दर्द से तड़पते नागराज के अंग कट कट कर गिरते रहे, और यह तड़पन नागराज की गर्दन कटने के साथ ही समाप्त हुई।
हा हा हा, मर गया नागराज, काट डाला मैंने नागराज को। यह शायद मेरे मौत के राउंडों से इसलिए बच गया था क्योंकि इसकी किस्मत में तलवारों से कट कर मरना लिखा था। भाई बेचारा नागराज, बट ये उसका सम्मोहन होगा पक्का। अब मुझे लेजर स्क्रीन की कोई जरूरत नहीं है, और शायद अब कभी पड़ेगी भी नहीं। सुप्रीम हेड ने लेजर स्क्रीन ऑफ कर दी और अगले ही पल एक जोरदार घूंसे ने उसके सारे दांतों को जड़ से हिला दिया, और दूसरे घूंसे ने जड़ से हिले दांतों को जड़ से उखाड़ दिया। नागराज, तुम जिंदा फिर से बच गए, कटने के बाद भी। मैं कटा कब था सुप्रीम हेड? वह तो मेरा सम्मोहन था जिसने तुमको मेरी भयानक मौत का दृश्य दिखाया। मैं जानता था कि मुझे मरा समझकर तुम लेजर स्क्रीन जरूर बंद कर दोगे, और तब मैं तुम्हारे पास आकर तुम्हारे दांतों को आराम से तोड़ सकूंगा, क्योंकि यह मैं समझ चुका था कि तुम्हारे सारे रिमोट कंट्रोल तुम्हारे दांतों में लगे हैं, जिनको तुम जीभ से दबाकर चलाते हो। तो तू समझता है कि तूने सुप्रीम हेड को खत्म कर दिया नागराज? नहीं नागराज नहीं, तूने मुझे सिर्फ एक छोटी सी शिकस्त दी है। सुप्रीम हेड इस वक्त असहाय जरूर है, लेकिन मैं वापस आऊंगा, जरूर आऊंगा, और पहले से ज्यादा शक्तिशाली बनकर वापस आऊंगा। इतना समय तू अपना कफन खरीदने में इस्तेमाल कर ले नागराज। सुप्रीम हेड ने अपनी ठूंडी से काले कपड़े को एक खास जगह पर दबाया। अगले ही पल दीवार में एक दरवाजा खुल गया और सुप्रीम हेड की सवारी उसमें समा गई। नागराज के दीवार तक पहुंचने तक दरवाजा बंद हो चुका था। ओह, बच निकला वह सुप्रीम हेड, लेकिन मैंने उसके दांत तो तोड़ ही दिए हैं। फिलहाल वह देश और समाज के लिए कोई खतरा नहीं है, और जब तक वह वापस आएगा तब तक मैं उसका कोई न कोई इलाज सोच ही लूंगा। लेकिन खतरा इस वक्त देश और समाज पर ही नहीं, पूरे विश्व पर मंडरा रहा था, क्योंकि इसी वक्त अंतरिक्ष में तैरती भारतीय कम्युनिकेशन की सैटेलाइट के पास एक विमान था। यह सैटेलाइट हमारे काम के लिए एकदम उपयुक्त है। यही हमारा वह हथियार होगा जिससे हम इस पृथ्वी को अपना गुलाम बनाएंगे, और इसकी शुरुआत होगी इस पृथ्वी के महानगरों की तबाही से। तो भाई ऐसा लग रहा है कि अगले वाले पार्ट में ना एलियंस भी घुसेंगे, और ये एक प्लेनेट के बाहर वाली लड़ाई हो जाएगी। मजा आएगा अगला पढ़ने में। जल्दी मिलते हैं अगले वाले के साथ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसके पैसे नहीं रखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।